हिरोशिमा और नागासाकी पर एटमी हमले के बाद के असरात, एक तफसीली जायजा। दूसरी जंग अजीम के इख्तिताम पर 6 अगस्त और 9 अगस्त 1945 को जापान के 2 शहरों हिरोशिमा और नागासाकी पर एटमी बम गिराए गए। अमेरिका की जानिब से किए गए इन हमलों ने न सिर्फ लाखों जानें लें बल्कि आलमी सियासत, मईशत और समाजी ज़िंदगी पर गहरे असरात मुरतब किए। तारीख़ी अहमियत के हामिल इन वाक़यात को दस्तावेज़ी तौर पर समझना जदीद मुआशरे में अमन की कोशिशों और एटमी हथियारों के ख़ात्मे के लिए इंतहाई ज़रूरी है। आइए इन हमलों के मुख्तलिफ पहलुओं पर एक तफसीली और जामे नज़र डालते हैं। पहला एटमी बम, जिसे लिटिल बॉय कहा गया, 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा पर गिराया गया। इस हमले में फौरी तौर पर 70,000 से 80,000 अफराद हलाक हो गए। अगले चंद महीनों के दौरान ये तादाद 1,40,000 तक पहुंच गई। 9 अगस्त को दूसरे एटमी बम फेटमैन ने नागासाकी को निशाना बनाया, जिसके नतीजे में तकरीबन 40,000 अफराद फौरन जान से हाथ धो बैठे, जबकि मजमूई तादाद 70,000 तक पहुंच गई। दोनों धमाकों में लाखों अफराद जख्मी हुए। इनमें से कई धमाके से खारिज होने वाली ताबकारी रेडिएशन के असरात से तवील अरसे तक मुतासिर रहे। बाज़ लोगों ने मुहलिक बीमारियों का सामना किया। वापस आने वाली ताबकारी ने इंसानी जिस्म पर संगीन असरात पैदा किए, जिनमें कैंसर, जिल्द, हड्डियों, खून और दीगर अक़साम के कैंसर में इजाफे की इत्तलात सामने आए। पैदाइशी नकाइस, मुतासरा वालिदैन से पैदा होने वाले बच्चों में जिस्मानी और ज़हनी पेचीदगियाँ पैदा हुईं। ताबकारी बीमारी, बाल झड़ना, जिल्द के छाले और आज़ा की अंदरूनी तबाही जैसी अलामतें आम थीं। ताबकारी के असरात कई नस्लों तक महसूस किए गए, जिसके नतीजे में जापानी मुआशरत में बीमारियाँ और माजूरी आम हो गई। हिरोशिमा और नागासाकी दोनों मुकम्मल तौर पर तबाह हो गए। ग्राउंड ज़ीरो, धमाकों के मरकज़ पर मौजूद हर चीज़ खाक हो गई। मुख्तलिफ अवामी और निजी इमारतें ज़मीन बोस हुई और बुनियादी ढांचे के दोबारा क़याम में सालों लगे। शहरी ज़िंदगी मुकम्मल तौर पर रुक गई। पुल, सड़कें और अशियाए खुर्दोनोश की पैदावार का निज़ाम मुकम्मल तौर पर तबाह हो गया। एटमी धमाकों के बाद होने वाली काली बारिश ने ज़मीन और पानी को आलूदा किया। ज़राअत पर असरात, जहरीले मवाद ने फसलों को ख़राब किया और पानी के ज़खायर गैर महफूज बनाए। हयातियाती तबाही, ज़मीन, पौधे और हैवानात ताबकारी के फौरी असरात की जद में आ गए। आलूदा ज़मीन और पानी के असरात ने इक्तिसादी सरगर्मियों को मज़ीद मुअत्तल कर दिया और मुतासरा अफराद की सेहत पर कई सालों तक असर डाला। एटमी हमले से बचने वाले हबिकविशा जिंदगी भर नफ्सियाती और मुआशरती मुश्किलात का शिकार रहे। फ्लैशबैक्स और खौफनाक यादें, ये अफराद हमले की खौफनाक यादों के साथ जीने पर मजबूर थे। तासल मुआशरत, हबिकविशा को जापानी मुआशरत में बाज़ औक़ात इम्तियाज़ और तन्हाई का सामना करना पड़ा। हमले ने जापानी मुआशरत में अमन की तहरीकों को जन्म दिया, जो आने वाले बरसों में अहम समाजी और सियासी तब्दीलियों का बाइस बने। एटमी हमले के बाद जापान की इक्तिसादी हालत निहायत बदतर थी। रोजगार खत्म, बेशुमार लोग बेघर और बेरोजगार हो गए। दोबारा तामीर, मुल्क को अपने बुनियादी ढांचे को दोबारा मजबूत करने में कई दहाइयां लग गई। हमले के बाद जापान ने अपनी पॉलिसियों में जंग से इज्तनाब करने और मसाइल को पुरअमन तरीके से हल करने की समत में अहम तब्दीलियां की। हिरोशिमा और नागासाकी पर हमले के बाद जापान ने 15 अगस्त 1945 को हथियार डाल दिए, जिसके साथ ही दूसरी जंग अजीम ख़त्म हो गई। एटमी हमलों ने दुनिया को एटमी हथियारों की ताकत और तबाही दोनों के बारे में खबरदार कर दिया, लेकिन सर्द जंग के दौरान आलमी ताकतों में एटमी हथियारों की दौड़ में इजाफा हुआ। इन तबाहकुन वाक़यात ने आलमी सतह पर अमन और एटमी हथियारों के खात्मे के मुतालबे को मजबूत किया। अक़वाम मुत्तहिदा की कोशिशें मुख्तलिफ वक्तों पर एटमी हथियारों की तख़फ़ीफ़ के लिए मुआहदे और क़वानीन नाफिज किए गए।
हिरोशिमा और नागासाकी में कायम अजायब घरों ने दुनिया भर में अमन के पैगाम को मकबूल बनाया। इन मकामात पर हर साल लाखों लोग आते हैं ताकि तारीख की उन तल्ख हकीकतों से असबाक सीख सकें। ये हमले न सिर्फ तारीख का हिस्सा हैं बल्कि जोग्राफिया, सियासत और इंसानी हुकूक से मुताल्लिक़ जारी तहक़ीक़ का भी एक अहम मौजू है। हिरोशिमा और नागासाकी पर एटमी हमले इंसानी तारीख के तारीख तरीन वाक़यात में शुमार किए जाते हैं। इन वाक़यात ने न सिर्फ मुतासरा शहरियों और जापान की मईशत को नुकसान पहुँचाया बल्कि दुनिया के लिए अमन की अहमियत उजागर की। आज भी उन शहरों की ज़मीन दुनिया को जंग के भयानक नताइज की याद दिलाती है और इंसानी फलाह के लिए एक नया रास्ता इख्तियार करने की तरफ रग़बत दिलाती है। निकोला टेस्ला, ज़िंदगी, काम और इजादात का तफसीली जायज़ा। निकोला टेस्ला 10 जुलाई 1856 को समीलजान, मौजूदा क्रोशिया में पैदा हुए। उनके वालिद एक ऑर्थोडॉक्स पादरी और वालिदा एक ज़हीन खातून थी, जिन्हें टेस्ला की साइंसी सोच पर गहरा असर डालने वाला समझा जाता है। टेस्ला ने इब्तिदाई तालीम ऑस्ट्रिया में हासिल की और बाद में गिरज यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी में इंजीनियरिंग की तालीम हासिल की, जहां उन्होंने बिजली की साइंस में गहरी दिलचस्पी ली। टेस्ला ने मुतबादिल करंट (AC) सिस्टम मुतारिफ करवाया, जो बिजली की मुंतकली के लिए ज़्यादा मुअस्सर और महफूज था। इस वक्त थॉमस एडिसन के DC जेट करंट सिस्टम का गलबा था, लेकिन टेस्ला ने इसी सिस्टम के फ़वाइद साबित किए, जो आज पूरी दुनिया में इस्तेमाल हो रहा है। टेस्ला कव्वाल एक इनकलाबी आला था जो हाई वोल्टेज और हाई फ्रीक्वेंसी बिजली पैदा कर सकता था। ये इजाद वायरलेस कम्युनिकेशन और रेडियो टेक्नोलॉजी के लिए बुनियाद बनी। आज भी टेस्ला कव्वाल का इस्तेमाल रिसर्च और तफरीही शूज़ में होता है। निकोला टेस्ला ने रेडियो कम्युनिकेशन की बुनियाद रखी, हालांकि इसका क्रेडिट बाद में गलत तौर पर गिलियर्मो मार्कोनी को दिया गया। 1943 में अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने तस्लीम किया कि रेडियो की असल इजाद टेस्ला ने की थी। टेस्ला ने वायरलेस पावर ट्रांसफ़र के तसव्वुर पर काम किया, यानी बगैर तारों के बिजली की तरसीह। उन्होंने वार्ड एंड कल्फ टावर का मंसूबा शुरू किया, जो पूरी दुनिया में वायरलेस पावर और कम्युनिकेशन फराहम करने के लिए बनाया गया था, लेकिन फंड्स की कमी के बाइस ये मंसूबा मुकम्मल ना हो सका। टेस्ला ने एक ऐसी मोटर ईजाद की जो AC करंट पर चलती थी। इंडक्शन मोटर ने सनती इनकलाब में अहम किरदार अदा किया और आज भी मुख्तलिफ आलात और मशीनों में इस्तेमाल होती है। टेस्ला ने नियॉन और फ्लोरोसेंट रोशनियों पर तजुर्बात किए और उन्हें अवाम के सामने पेश किया। उनकी रोशनी के निज़ाम ने मौजूदा लाइटिंग टेक्नोलॉजी की बुनियाद रखी। टेस्ला ने एक्स-रे टेक्नोलॉजी के लिए तहक़ीक़ की, जो बाद में मेडिकल साइंस में इनकलाबी पेशरफ्त साबित हुई। टेस्ला ने ऐसी टेक्नोलॉजीज़ की पेशगोई की जो आज आम है, जैसे मोबाइल फ़ोन, वायरलेस इंटरनेट और ड्रोन टेक्नोलॉजी। उन्होंने ज़मीन की कुदरती तवानाई को इस्तेमाल करने का नज़रिया पेश किया, जिससे बिजली मुफ्त और हर जगह फराहम की जा सके। टेस्ला के वायरलेस कम्युनिकेशन के ख्यालात ने रेडियो, टेलीविज़न और इंटरनेट की बुनियाद रखी। टेस्ला ने अपनी ज़िंदगी में कई चैलेंजेस का सामना किया। उनके ख्यालात को अक्सर वक्त के दूसरे साइंसदानों ने नज़रअंदाज किया। माली वसाइल की कमी ने कई मंसूबे मुकम्मल होने से रोकी। थॉमस एडिसन और दीगर सनतकारों के साथ तनाज़ात ने उनकी ज़िंदगी को मज़ीद मुश्किल बनाया। वो एक तन्हाई पसंद शख्स थे और उन्होंने अपनी ज़िंदगी साइंस के लिए वक्फ कर दी। निकोला टेस्ला के नज़रियात और इजादात आज के बिजली, कम्युनिकेशन और तवानाई के निज़ाम में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखते हैं। मशहूर कंपनी टेस्ला उन कॉरपोरेशन जो इलेक्ट्रिक कारें बनाती है, उनके नाम से मंसूब है, जो उनकी खिदमत को खराज तहसीन पेश करती है। निकोला टेस्ला आज दुनिया भर में जदीद साइंस का हीरो समझे जाते हैं और उनका नाम हमेशा तारीख में जिंदा रहेगा। निकोला टेस्ला एक ऐसा नाम है जो इंसानियत की तरक्की और जदीद साइंस की बुनियाद रखने में हमेशा याद रखा जाएगा।
ان کے نظریات اور ایجادات نے دنیا کو نہ صرف بدلا بلکہ مستقبل کی ٹیکنالوجی کے لیے راستہ بھی ہموار کیا۔ ان کی کہانی ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ جذبہ، علم اور محنت کے ذریعے دنیا کو بدلنا ممکن ہے۔ ابرہہ کا مکہ پر حملہ، تفصیلی پس منظر، وجوہات اور انجام۔ ابرہہ کا حملہ، جو عام الفیل ہاتھی والے سال میں پیش آیا، اسلامی تاریخ کا ایک اہم واقعہ ہے۔ قرآن مجید کی سورہ الفیل میں اس کا ذکر ملتا ہے، اور یہ واقعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے کچھ عرصہ قبل پیش آیا تھا۔ یہ حملہ نہ صرف عرب کی تاریخ میں ایک منفرد حیثیت رکھتا ہے بلکہ اللہ کی قدرت اور خانہ کعبہ کی حفاظت کی ایک زبردست نشانی بھی ہے۔ ابرہہ یمن کا گورنر تھا، جو حبشی بادشاہ نجاشی ایمپائر کا ایک کمانڈر تھا۔ جب حبشی بادشاہوں نے یمن پر قبضہ کیا تو ابرہہ کو وہاں کا گورنر مقرر کیا گیا۔ وہ ایک مضبوط حکمران تھا، لیکن اس کی خواہش تھی کہ عرب کے تمام لوگ خانہ کعبہ کے بجائے اس کے بنائے ہوئے چرچ میں عبادت کریں۔ خانہ کعبہ عرب میں ایک مقدس مقام تھا، جہاں ہر سال دور دور سے لوگ حج کے لیے آتے اور قریش کے ساتھ تجارتی تعلقات قائم کرتے۔ اس وجہ سے قریش کو ایک خاص مقام اور اقتصادی فوائد حاصل تھے۔ ابرہہ نے یمن کے دارالحکومت صنعا میں القلیس نامی ایک عظیم الشان چرچ تعمیر کروایا، جس کا مقصد لوگوں کو خانہ کعبہ سے ہٹا کر وہاں عبادت کرنے پر مجبور کرنا تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ حج کے لیے لوگ مکہ کے بجائے یمن آئیں تاکہ تجارتی اور مذہبی مرکزیت یمن منتقل ہو جائے۔ عرب اس چرچ کے قیام سے خوش نہیں تھے، کیونکہ وہ خانہ کعبہ کی حرمت کو سب سے زیادہ عزیز رکھتے تھے۔ بعض روایات کے مطابق ایک عرب نے غصے میں آ کر چرچ کی بے حرمتی کر دی، جس سے ابرہہ کو شدید غصہ آیا۔ اس نے قسم کھائی کہ وہ خانہ کعبہ کو تباہ کر دے گا تاکہ عرب اس کی عبادت چھوڑ کر یمن کے چرچ کی طرف متوجہ ہو جائیں۔ ابرہہ نے ایک زبردست فوج تیار کی، جس میں ہاتھیوں کو بھی شامل کیا گیا۔ ان میں سب سے بڑا اور طاقتور ہاتھی محمود تھا، جسے خانہ کعبہ کو مسمار کرنے کے لیے استعمال کیا جانا تھا۔ ابرہہ جب یمن سے مکہ کی طرف بڑھا تو راستے میں مختلف قبائل نے اس کا مقابلہ کرنے کی کوشش کی، لیکن اس کی طاقتور فوج کے سامنے زیادہ دیر تک کھڑے نہ رہ سکے۔ جب ابرہہ مکہ کے قریب پہنچا تو اس نے قریش کے کچھ اونٹ بھی پکڑ لیے، جن میں حضرت عبد المطلب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا کے اونٹ بھی شامل تھے۔ حضرت عبد المطلب، جو اس وقت قریش کے سردار تھے، ابرہہ سے ملنے گئے اور صرف اپنے اونٹوں کی واپسی کا مطالبہ کیا۔ ابرہہ حیران ہوا کہ قریش کے سردار کو اپنے معبود خانہ کعبہ کی فکر نہیں بلکہ اونٹوں کی فکر ہے۔ حضرت عبد المطلب نے جواب دیا، میں اپنے اونٹوں کا مالک ہوں اور خانہ کعبہ کا ایک مالک ہے، وہ خود اس کی حفاظت کرے گا۔ یہ الفاظ بعد میں سچ ثابت ہوئے۔ ابرہہ کی فوج جب خانہ کعبہ کی طرف بڑھی تو سب ہاتھی آگے بڑھنے لگے، مگر جب انہیں مکہ کی طرف لے جانے کی کوشش کی جاتی تو وہ راک جاتے اور بیٹھ جاتے، لیکن جب انہیں کسی اور طرف موڑا جاتا تو وہ چلنے لگتے۔ یہ ایک واضح نشانی تھی کہ اللہ نے ان کی تباہی کا فیصلہ کر لیا ہے۔ جب ابرہہ کی فوج نے مکہ پر حملہ کرنے کی کوشش کی تو اللہ تعالیٰ نے ابابیل چھوٹے پرندے بھیجے، جنہوں نے چھوٹے چھوٹے پتھر اٹھا رکھے تھے۔ ہر پرندے کے پاس 3 پتھر تھے، ایک چونچ میں اور 2 پنجوں میں۔ یہ پتھر اتنے سخت اور زہریلے تھے کہ جس پر بھی گرتے وہ فوراً مر جاتا، اس کا جسم گلنا سڑنا شروع ہو جاتا۔ پوری فوج پر یہ عذاب نازل ہوا اور ابرہہ سمیت سب فوجی یا تو مر گئے اور بری طرح زخمی ہو کر واپس بھاگ گئے۔ ابرہہ بھی زخمی ہو کر یمن واپس جانے لگا، لیکن راستے میں اس کا جسم گلنے سڑنے لگا اور وہ انتہائی ذلت کے ساتھ مر گیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کو سورہ الفیل میں بیان فرمایا، کیا تم نے نہیں دیکھا کہ تمہارے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا؟ کیا اس نے ان کے مکر کو ناکام نہیں بنا دیا؟ اور ان پر پرندوں کے جھنڈ بھیجے جو انہیں کنکر والے پتھروں سے مارتے تھے
फिर उन्हें ऐसा कर दिया जैसे खाया हुआ भूसा। ये वाकया न सिर्फ खाना कबा की अजमत को साबित करता है बल्कि इस बात की तरफ भी इशारा करता है कि अल्लाह अपने घर की हिफाजत खुद करता है। यही वो साल था जिसमें नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत हुई और कुछ ही साल बाद इस्लाम का नूर मक्का से पूरी दुनिया में फैलने लगा। अब्रहा के हमले का अंजाम अल्लाह की कुदरत और खाना कबा की अजमत की वाज़ेह दलील है। इस वाक़ये ने अहल अरब को ये बावर करा दिया कि अल्लाह ने खाना कबा की हिफाजत का ज़िम्मा खुद लिया है और कोई भी ताकत इसे नुकसान नहीं पहुंचा सकती। ये वाक़या आज भी हमें ये सिखाता है कि अल्लाह की मर्ज़ी के बग़ैर कोई चीज़ मुमकिन नहीं और वही सबसे बड़ी ताकत है। पहली जिन अज़ीम, एक तफसीली जायज़ा। पहली जिन अज़ीम वर्ल्ड वॉर आई इंसानी तारीख़ की सबसे तबाहकुन जंगों में से एक थी, जो 28 जुलाई 1914 से 11 नवंबर 1918 तक दुनिया के मुख्तलिफ ख़तों में जारी रही। इस जंग ने आलमी सियासत, मईशत और मुआशरत को गहरे असरात से दोचार किया। इस जंग की वजूहात, अहम वाक़यात और उसके असरात को समझने के लिए एक तफसीली तज्ज़िया ज़रूरी है ताकि तारीख़ के इस अहम मोड़ को बेहतर अंदाज में समझा जा सके। 19वीं सदी के आखिर में यूरोप भर में कौम परस्ती के जज्बात उरूज पर थे। मुख्तलिफ कौमें अपनी आज़ादी की तहरीकें चलाते हुए अपनी अलग शनाख्त के लिए सरगर्म अमल थी। इन कौम परस्ताना जज्बात ने कौमी रियासतों के दरमियान कशीदगी को बढ़ाया और जंग का माहौल पैदा किया। यूरोपी ताकतें, ख़ास तौर पर स्ट्रांगर, जर्मनी, रूस और फ्रांस एक दूसरे के इलाकों पर कब्जा करने और अपने असर और रसूख को बढ़ाने की कोशिश में मसरूफ़ थी। ये इलाकाई तनाज़ात एक अहम वजह बने। मिसाल के तौर पर सर्बिया और स्ट्रांगर के दरमियान बोस्निया का तनाज़ुर। यूरोप के ममालिक ने ताकत के तवाज़ुन को बरकरार रखने के लिए इत्तेहादी निज़ाम अपना लिया था, जो बिलाखिर जंग की बुनियाद बना। ट्रिपल अलायंस, जर्मनी, स्ट्रांगर और इटली। ट्रिपल ऑन्टेंट, बरतानिया, फ्रांस और रूस। ये इत्तेहाद वक्ती तौर पर क़ुव्वत के तवाज़ुन के ज़ामिन थे, लेकिन बाद में जंग का सबब बने। यूरोपी ताकतों ने अपनी फ़ौजी ताकत बढ़ाने के लिए असलहे की दौड़ शुरू कर दी। असलहे की बड़ी मिक़दार और जदीद जंगी टेक्नोलॉजी जैसे टैंक्स, मशीन गन्स और बहरी जंगी जहाज़ों ने जंग के नताइज को मज़ीद खौफनाक बना दिया। 28 जून 1914 को स्ट्रांगर के वली अहद आर्चडुक फर्डिनेंड को सर्बिया के एक कौम परस्त ने कत्ल कर दिया। ये वाक़या जंग के लिए चिंगारी था जिसने इत्तेहादी निज़ाम के ज़रिए यूरोप को जंग की आग में झोंक दिया। स्ट्रांगर ने सर्बिया पर हमला किया, जिसके बाद जर्मनी, रूस, बरतानिया और फ्रांस अपने इत्तेहाद के तहत इस तनाज़ो में शामिल हो गए। ये छोटा तनाज़ो एक आलमी जंग में तब्दील हो गया। फ्रांस और बेल्जियम में जर्मनी और इत्तेहादियों के दरमियान सख्त लड़ाई खंदकों की जंग ट्रेंच वॉरफेयर में बदल गई, जहां कई महीनों तक कोई बड़ा नतीजा बरामद न हो सका। रूस और स्ट्रांगर के दरमियान मशरिकी यूरोप में शदीद जंगी कार्रवाइयाँ हुई, जिनमें लाखों जानें ज़ाय हुई। बरतानिया ने जर्मनी की बहरी क़ुव्वत को महदूद करने के लिए ज़बरदस्त समुद्री नाकाबंदी कायम की, जो ने जर्मनी की मईशत को कमज़ोर कर दिया। 1917 में जर्मनी की लामहदूद आबदोज़ जंग और ज़िमरमैन टेलीग्राम के इंकिशाफ के बाद अमेरिका जंग में शामिल हो गया, जिसने इत्तेहादियों को फैसला कुन बरतरी दी। 1919 में दस्तखत किए जाने वाले मुआहिदा वर्साई में जर्मनी को जंग का जिम्मेदार ठहराया गया और इसे भारी जुर्मानों के साथ साथ अपनी सरजमीन का कुछ हिस्सा छोड़ना पड़ा। तकरीबन 10 मिलियन फौजी और 7 मिलियन आम शहरी जंग की हौलनाकियों की नज़र हो गए, जबकि लाखों दीगर ज़ख्मी या ज़िंदगी भर के लिए माजूर हो गए। यूरोप भर की मईशतें जंग की वजह से तबाह हो गई। जंगी अखराजात की अदायगी के लिए कर्जे लेने पड़े, जिन्होंने आलमी मईशत को बिगड़ने पर मजबूर कर दिया। जंग के बाद स्ट्रांगर, उस्मानी सल्तनत और रूसी सल्तनत जैसे अजीम अलशान निज़ाम हुकूमत ख़त्म हो गए और उनकी जगह नई रियासतें वजूद में आए।
जंग के बाद फौजियों और आम शहरियों पर गहरे नफसियाती असरात मुरतब हुए। पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर (PTSD) आम हो गया और कई लोगों को जंगी सदमात से छुटकारा पाना मुश्किल महसूस हुआ। दुनिया में अमन के क़याम की गरज से लीग ऑफ नेशंस तश्कील दी गई, लेकिन यह तंजीम बाद में दूसरी जंग अजीम को रोकने में नाकाम रही। जंग के बाद दुनिया में सियासी निज़ाम बदल गए और जमहूरियत को फ़रोग़ मिला। मौरूसी बादशाहतें ख़त्म होने लगी, जिसने आलमी सियासत को नई शक्ल दी। मुआहदा वर्साई की सख्त शराइत ने जर्मनी में इंतकामी जज्बात पैदा किए, जिससे नाज़ी पार्टी के इक़्तिदार में आने और दूसरी जंग अजीम के आगाज़ की राह हमवार हुई। पहली जंग अजीम ने जंगी टेक्नोलॉजी में इनकलाब बर्पा किया। टैंक्स, आबदोज़ों, हवाई जहाज़ों और कीमियाई हथियारों का इस्तेमाल जंग के मुस्तक़बिल के अंदाज़ बदलने का बाइस बना। पहली जंग अजीम तारीख़ का एक अलमनाक बाब है, जिसने सियासत, मईशत और समाज को उखाड़ कर रख दिया। ये जंग हमें याद दहानी कराती है कि कौम परस्ती, ताकत की हवस और सिफारती गलतियाँ आलमी तनाज़ात को किस तरह जन्म दे सकती हैं। तारीख़ के इस सबक को समझना हमें मुस्तक़बिल में अमन कायम रखने की राह दिखा सकता है। ताज़ा तरीन टेक्नोलॉजी के रुझानात, तलबा के लिए गाइड। टेक्नोलॉजी की दुनिया में रोज़ बरोज़ तब्दीलियाँ आ रही हैं, जो ज़िंदगी को बेहतर और मुअस्सर बनाने में अहम किरदार अदा करती हैं। आज हम इन जदीद रुझानात पर बात करेंगे, जो न सिर्फ दिलचस्प हैं, बल्कि तलबा के लिए मौक़े भी पेश करते हैं। तो तैयार हो जाएं, क्योंकि हम इनकलाबी टेक्नोलॉजीज़ की दुनिया की सैर करने जा रहे हैं। क्या आपने कभी सोचा कि कंप्यूटर्स सोच सकते हैं? जी हाँ, मसनूई ज़हानत (AI) इसी ख्वाब को हकीकत बना रही है। मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग के ज़रिए कंप्यूटर्स खुद सीख सकते हैं और बेहतर फ़ैसले कर सकते हैं। AI सेहत, मालियात और तालीम के शोबों में भी इस्तेमाल हो रही है। तसव्वुर करें कि आपके लिए इम्तिहानात की तैयारी करने वाले रोबोट, आपके काम को आसान बनाने वाले एप्लीकेशंस, ये सब AI की बदौलत मुमकिन है। आपके घर के आलात आपस में बात कर रहे हैं। सोचा, इंटरनेट ऑफ थिंग्स इसको हकीकत में बदल रहा है। सफर स्मार्ट घरेलू आलात, खुदकार कारें और यहाँ तक कि आपके स्मार्टफोन के साथ जुड़ा हुआ कॉफ़ी मेकर सबका हिस्सा है। काम के दौरान ज़्यादा कारआमद होना चाहते हैं? आपके लिए एक डिजिटल असिस्टेंट की तरह काम कर सकता है, जो आपकी ज़िंदगी को मुनज़्ज़म करता है। हर लम्हा हम जो डेटा बनाते हैं, वो बड़ी मिक़दार में है। लेकिन सवाल यह है कि इस डेटा का फ़ायदा कैसे उठाया जाए। बड़े डेटा का तज्ज़िया तंजीमों को बेहतर फ़ैसले करने में मदद देता है। तलबा के लिए ये इंटर्नशिप और रिसर्च के मौक़े पैदा करता है, जहां आप सीख सकते हैं कि डेटा को दिलचस्प नताइज में कैसे तब्दील किया जाए। क्या आपने कभी सोचा है कि ट्रांजैक्शंस महफूज और शफाफ हो जाएं? ब्लॉकचेन वो टेक्नोलॉजी है जो डिजिटल लेन देन को महफूज बनाती है। चाहे ये क्रिप्टोकरेंसी हो या सप्लाई चेन, ब्लॉकचेन हर जगह मौजूद है। तलबा के लिए ये मालियाती तालीम का एक बेहतरीन मौका है और मुस्तक़बिल के लिए तैयार होने का ज़बरदस्त ज़रिया। क्लाउड कंप्यूटिंग ने तलबा के लिए सोर्सेस को महफूज और कहीं से भी काबिल रसाई बना दिया है। आपकी क्लास प्रोजेक्ट्स, रिसर्च पेपर्स और यहाँ तक कि प्रेजेंटेशंस भी संभालने के लिए क्लाउड बेहतरीन है। चाहे गूगल ड्राइव हो या डेटा स्टोरेज के दीगर ऑप्शंस, तमाम कुछ बस एक क्लिक की दूरी पर है। मसनूई ज़हानत अब ज़बानों को भी समझ रही है। उर्दू ज़बान में भी जज्बात का तज्ज़िया करने वाली एप्लीकेशंस बन चुकी है। यह तलबा के लिए तहक़ीक़ और सीखने का एक नया दरवाज़ा खोलता है। खुदकार गाड़ियों के बारे में सोचें, जो बग़ैर ड्राइवर के महफूज तरीक़े से चल रही हैं। इनमें मसनूई ज़हानत, सेंसर्स और का ज़बरदस्त इस्तेमाल है। बतौर तालिब इल्म आप इस टेक्नोलॉजी का हिस्सा बन सकते हैं। मेकाट्रॉनिक्स और कंप्यूटर साइंस के तलबा के लिए खुदकार गाड़ियाँ एक मुतासिर कुन हदफ हैं। सोचें कि आप फाइल्स को सेकंड्स में शेयर कर सकें।
5G टेक्नोलॉजी ये मुमकिन बना रही है। तेज़तर इंटरनेट स्पीड्स, जदीद एप्लीकेशंस और बेहतर कनेक्टिविटी के साथ ये तलबा के लिए बेहतरीन मौक़े फ़राहम करता है। गेमिंग, तालीम और तरबियत में अब नई राहें खुल रही हैं। वर्चुअल रियलिटी VR आपको मजाजी दुनिया में ले जाती है, जबकि ऑगमेंटेड रियलिटी या हकीकी दुनिया को मजाजी अनासिर के साथ मिला देती है। ये सब न सिर्फ तफरीह बल्कि आपको मुख्तलिफ कामों को बेहतर तरीके से समझने में मदद फराहम कर सकता है। डिजिटल दुनिया में सिक्योरिटी एक बड़ा मसला है। साइबर हमलों के ख़तरे को कम करने के लिए जदीद साइबर सिक्योरिटी टेक्नोलॉजीज़ ज़रूरी हैं। तलबा के लिए साइबर सिक्योरिटी वो शोबा है जहाँ तहक़ीक़ और रोज़गार के लिए बड़ी गुंजाइश है। ये तमाम टेक्नोलॉजी आपको न सिर्फ हैरान करती है बल्कि मुस्तक़बिल के लिए तैयार होने की दावत देती है। बतौर तालिब इल्म आपको इनमें से हर एक में मुमकिना मौक़े नज़र आएंगे। डिजिटल दुनिया का हिस्सा बनने के लिए बेहतरीन वक्त है। लिहाजा सीखना शुरू करें, तहक़ीक़ करें और अपनी दिलचस्पी के टेक्नोलॉजिकल शोबों को दरियाफ्त करें। आपका मुस्तक़बिल रोशन है और ये टेक्नोलॉजी आपकी रहनुमाई करेंगी। फरारी और लैम्बोर्गिनी की दुश्मनी, एक तारीख़ी कहानी। फरारी कंपनी की बुनियाद 1939 में एंज़ो फरारी ने रखी। ये कंपनी अपनी शानदार स्पोर्ट्स कारों और रेसिंग की कामयाबियों के लिए मशहूर है। लैम्बोर्गिनी कंपनी 1963 में फिरोचियो लैम्बोर्गिनी ने कायम की। इब्तिदा में ये कंपनी ट्रैक्टर्स की मैन्युफैक्चरिंग करती थी और फिरोचियो एक कामयाब बिजनेसमैन थे। फिरोचियो लैम्बोर्गिनी एक बहुत बड़े बिजनेसमैन होने के साथ साथ स्पोर्ट्स कारों के शौकीन थे। इनके पास कई मशहूर कारें थीं, जिनमें से एक फरारी 250 GT भी थी। लेकिन लैम्बोर्गिनी को अपनी फरारी में कुछ मसाइल नजर आए। कार का क्लच जल्दी खराब हो जाता था। लैम्बोर्गिनी ने महसूस किया कि फरारी की कारें ज़्यादा आरामदेह नहीं हैं और ज़्यादा शोर करती हैं। लैम्बोर्गिनी ने फैसला किया कि वो एंज़ो फरारी को अपनी कारों की खामियों के बारे में मशवरा देंगे। जब फिरोचियो लैम्बोर्गिनी ने एंज़ो फरारी से मुलाकात की और अपनी शिकायत और तजावीज़ पेश की, तो एंज़ो फरारी ने उनका मजाक उड़ाया। एंज़ो ने कहा, आप एक ट्रैक्टर बनाने वाले हैं, आपको स्पोर्ट्स कारों के बारे में कुछ मालूम नहीं। एंज़ो के इन अल्फाज ने फिरोचियो लैम्बोर्गिनी को शदीद गुस्सा दिलाया और उन्होंने फैसला किया कि वो अपनी स्पोर्ट्स कार बनाएंगे ताकि एंज़ो को गलत साबित कर सकें। फिरोचियो लैम्बोर्गिनी ने फौरी तौर पर अपनी कार बनाने का मंसूबा बनाया। उन्होंने माहिर इंजीनियर्स की टीम बनाई और अपनी कंपनी ऑटोमोबिली लैम्बोर्गिनी की बुनियाद रखी। 1964 में लैम्बोर्गिनी ने अपनी पहली कार लैम्बोर्गिनी 350 GT मुतारिफ करवाए। ये कार न सिर्फ शानदार डिज़ाइन की हामिल थी बल्कि कारकर्दगी में भी फरारी से बेहतर थी। फरारी का रेसिंग में गलबा। फरारी की शुरुआत रेसिंग से हुई थी और वो फार्मूला 1 समेत मुख्तलिफ रेसिंग इवेंट्स में कामयाब रही। फरारी ने अपनी कारों को रफ्तार और कारकर्दगी के लिहाज से नुमायां रखा। लैम्बोर्गिनी का लग्जरी पर फोकस। लैम्बोर्गिनी ने रेसिंग में जाने के बजाय अपनी कारों को ज़्यादा लग्जरी और ताकतवर बनाने पर तवज्जो दी। इनकी कारें न सिर्फ रफ्तार बल्कि आराम और डिज़ाइन में भी बेमिसाल थीं। लैम्बोर्गिनी मियोर 1966 ये कार दुनिया की पहली सुपर कार कहलाई और उसने लैम्बोर्गिनी को शोहरत की बुलंदियों पर पहुंचा दिया। लैम्बोर्गिनी कॉन्टाक 1974 अपने मुनफरिद डिज़ाइन और ताकतवर इंजन के साथ ये कार लैम्बोर्गिनी की पहचान बन गई। आज भी फरारी और लैम्बोर्गिनी के दरमियान सख्त मुकाबला जारी है। टेक्नोलॉजी। दोनों कंपनियां अपनी कारों में जदीद तरीन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करती हैं, जैसे हाइब्रिड इंजन और एरोडायनामिक डिज़ाइन। फरारी अपनी कारों को क्लासिकल और रेसिंग के लिए डिज़ाइन करती है।
लैम्बोर्गिनी के डिज़ाइन ज़्यादा जारहाना, अग्रेसिव और जदीद हैं। ब्रांड की पहचान। फरारी का लोगो घोड़ा प्रेंसिंग हॉर्स है, जो रफ्तार और ताकत की अलामत है। लैम्बोर्गिनी का लोगो बेल बुल है, जो फेरुचियो लैम्बोर्गिनी की शख्सियत की अक्कासी करता है। फरारी और लैम्बोर्गिनी की कहानी सिर्फ कारोबारी मुकाबले की नहीं बल्कि हौसले और जज्बे की भी है। फेरुचियो लैम्बोर्गिनी ने एंजो फरारी की तनकीद को अपनी ताकत बनाया और एक ऐसी कंपनी कायम की जो आज दुनिया की सबसे बड़ी स्पोर्ट्स कार कंपनियों में शामिल है। ये कहानी हमें ये सिखाती है कि तनकीद को मनफी लेने के बजाय इसे अपनी कामयाबी का जरिया बनाएं। मेहनत, लगन और तख्लीकी सोच से दुनिया को बदला जा सकता है। मानो सलो, तफसीली तारीखी और दीनी पस मंज़र। मानो सलो का जिक्र कुरान मजीद, बाइबल और यहूदी रवायात में मिलता है। ये बनी इसराइल पर अल्लाह की जानिब से एक अजीम नेमत थी जो उन्हें सहराए सीना में भूख से निजात दिलाने के लिए अता की गई। ये वाक़या हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने में पेश आया जब बनी इसराइल मिस्र की ग़ुलामी से निजात पाकर 40 साल तक सहरा में भटकते रहे। बनी इसराइल कई सौ साल तक मिस्र में ग़ुलामी की ज़िंदगी बसर कर रहे थे। फ़िरौन ने उन पर जुल्म और सितम के पहाड़ तोड़ रखे थे। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के हुक्म से बनी इसराइल को मिस्र से निकालकर कनान, मौजूदा फ़लस्तीन की तरफ ले गए। इस सफ़र के दौरान उन्हें सहराए सीना से गुजरना पड़ा, जहाँ खाने पीने की कोई सहूलत नहीं थी। जब बनी इसराइल को सहराए सीना में कई दिन तक कोई मुनासिब ग़िज़ा ना मिली तो उन्होंने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से फ़रियाद की और शिकायत की कि उन्हें भूख से निजात दिलाई जाए। वो मिस्र में मौजूद खानों को याद करने लगे और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से कहा कि वो अल्लाह से दुआ करें ताकि उनके लिए खुराक मुहैया की जाए। अल्लाह ताला ने बनी इसराइल की दुआ कबूल की और उन पर 2 चीज़ें नाजिल फरमाएं। मैना एक कुदरती मीठी चीज़ जो शबनम की तरह ज़मीन पर गिरती थी। बाज़ रवायात के मुताबिक ये शहद की तरह मीठा होता था और इसे खाने के लिए किसी तैयारी की ज़रूरत नहीं होती थी। सलवा एक बटीरी जैसा परिंदा जो बड़ी तादाद में बनी इसराइल के खैमों के करीब आ जाता था ताकि वो आसानी से इसका शिकार कर सके। ये दोनों चीज़ें बनी इसराइल को रोज़ाना फराहम की जाती थीं ताकि वो भूखे ना रहें और अल्लाह की नेमतों पर शुक्र अदा करें। मैना एक किस्म की मीठी और नरम ग़िज़ा थी जो रात के वक्त आसमान से गिरती थी और सुबह के वक्त शबनम की तरह ज़मीन पर चमकती थी। ये दूध शहद जैसा मीठा होता था। बनी इसराइल को हुक्म था कि वो इसे रोज़ाना की मिक़दार में जमा करें क्योंकि यह ताज़ा ही खाने के काबिल होता था। जो लोग इसे ज़ख़ीरा करने की कोशिश करते वो ख़राब हो जाता था। बाज़ मुफस्सरीन और माहिरीन का ख्याल है कि मैना एक कुदरती राला गोंद था जो बाज़ दरख्तों, ख़ास तौर पर सहराई दरख्तों से निकलता है। सलो एक ख़ास किस्म का परिंदा था जिसके बारे में मुख्तलिफ आरा पाई जाती है। आमतौर पर उसे बटीरी क्वेल से तशबीह दी जाती है क्योंकि ये परिंदा हिजरत करते हुए बड़ी तादाद में सहराई इलाकों में आ जाता है। अल्लाह ने इसे बनी इसराइल के लिए इतनी बड़ी मिक़दार में भेजा कि वो आसानी से इसे पकड़ सकते थे और खाने के लिए तैयार कर सकते थे। इब्तिदा में बनी इसराइल ने अल्लाह की इस नेमत का शुक्रिया अदा किया, लेकिन कुछ अरसे बाद वो इस यकसा ग़िज़ा से तंग आ गए और मुख्तलिफ किस्म की खुराक की तलब करने लगे। उन्होंने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से कहा, हे मूसा, हम एक ही किस्म के खाने पर सब्र नहीं कर सकते। हमारे लिए ज़मीन की पैदावार जैसे दाल, प्याज, लहसुन और दीगर सब्जियां मुहैया करें। अल-बक़रा 61। बनी इसराइल की इस नाशुक्री की वजह से अल्लाह ताला नाराज़ हो गए और उन पर मानो सलो नाजिल होना बंद हो गया। इसके बाद उन्हें सख्त मेहनत के बाद खुराक हासिल करना पड़ी। बाज़ माहिरीन का ख्याल है कि मैना एक ख़ास किस्म का नबाताती गोंद रेज़न है जो दरख्तों से खारिज होता है और शबनम के कतरों की तरह जिम जाता है।
کچھ مورخین کا کہنا ہے کہ یہ ایک خاص قسم کی فنگس تھی جو قدرتی طور پر پیدا ہوتی تھی اور بنی اسرائیل کے لیے خوراک کا ذریعہ بنی۔ سلو کو اکثر کویل بٹیری پرندہ کہا جاتا ہے کیونکہ آج بھی یہ پرندہ مخصوص موسم میں بڑے جھنڈ کی شکل میں یورپ سے افریقہ کی طرف ہجرت کرتا ہے اور راستے میں تھک کر زمین پر گر جاتا ہے جہاں انہیں آسانی سے پکڑا جا سکتا ہے۔ کچھ محققین کا خیال ہے کہ یہ پرندہ بنی اسرائیل کے لیے اللہ کا معجزہ تھا جو بڑی تعداد میں آسمان سے آ کر ان کے قریب گر جاتا تھا۔ مانو سلو اللہ کی ایک عظیم نعمت تھی جو بنی اسرائیل کو بھوک سے نجات دلانے کے لیے عطا کی گئی، تاہم ان کی ناشکری کی وجہ سے یہ نعمت ان سے چھین لی گئی۔ یہ واقعہ ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ ہمیں اللہ کی نعمتوں کا شکر گزار ہونا چاہیے اور ناشکری سے بچنا چاہیے، کیونکہ ناشکری کی صورت میں نعمتیں واپس لے لی جاتی ہیں۔ یہ واقعہ نہ صرف دینی لحاظ سے بلکہ سائنسی اور تاریخی لحاظ سے بھی ایک دلچسپ حقیقت ہے جو اللہ کے معجزات کی نشانیوں میں سے ایک ہے۔